Hi guys, welcome to Smart Commerce Classes. My name is Anshul Mittal, and in today's video we will be covering the 8th chapter of ACCA and the ACCA F3, and the name of the chapter is Non-Current Assets Disposal and Revaluation. So basically what we will be covering in this chapter is कि जो भी non-current assets, the thing that we have studied in chapter 7 कि जितने भी हमारे non-current assets होते हैं, जितने भी नॉन करंट एसेट्स होते हैं, इन एसेट्स पे हम कैलकुलेट करते हैं डेप्रिसिएशन. वी कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन नॉन करंट एसेट्स, और डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद हमारी एक वैल्यू आती है विच इज़ कॉल्ड कैरिंग अमाउंट. तो पिछले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 7 में, वी हैव स्टडीड टिल कैलकुलेशन ऑफ कैरिंग अमाउंट कि एसेट जो हमने परचेज़ करा है उस पर कितनी डेप्रिसिएशन लगी है, और आज की डेट में उसका कैरिंग अमाउंट क्या होगा, मतलब आज की डेट में उसकी बुक में वैल्यू क्या होगी, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिटर्न डाउन वैल्यू. This is what we have studied in the previous chapter. So now in this chapter what we will be studying is कि जो भी नॉन करंट एसेट्स हैं, जो ये कैरिंग अमाउंट है, अगर मैं इस एसेट को सेल करता हूँ तो हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, और उसके बाद हमारा वैल्यूज़ कौन कौन सी कहाँ कहाँ जाएगी, फाइनेंशियल पोजीशन में क्या जाएगा, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या जाएगा, वो हमें देखना पड़ेगा. उसके बाद आता है कि अगर एसेट को रीवैल्यू करते हैं, वो सारी चीज़ें हम धीरे धीरे इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर. इट्स नॉट अ बिग चैप्टर, थोड़ा छोटा चैप्टर है. तो सबसे पहले मैं तुम्हारे को इस चैप्टर का लॉजिक बताता हूँ कि इस चैप्टर में कैलकुलेशंस कैसे करते हैं. फॉर्मेट और जर्नल एंट्रीज़ में बाद में बताऊँगा. मेन है इसमें वैल्यूज़ निकालना. अगर तुम्हें वैल्यूज़ निकालनी आ गई तो एंट्रीज़ तो बहुत ईजी हैं. तो हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू, तो हमारा सिंपल सा क्रक्स हम क्या देखेंगे. सिंपल क्रक्स व्हाट वी विल डू इज़ हम देखेंगे परचेज वैल्यू या परचेज कॉस्ट क्या थी हमारे एसेट की जब हमने उसको परचेज़ किया था. ठीक है, इसमें से हम माइनस कर देंगे डेप्रीसिएशन कैलकुलेटेड टिल डेट. आज तक की इस एसेट जो हमने परचेज़ किया था उस पे आज तक की कितनी डेप्रिसिएशन लगी है वो हम कैलकुलेट करके इस वैल्यू से माइनस कर देंगे. तो हमारी वैल्यू जो आएगी दैट विल बी कॉल्ड कैरिंग अमाउंट, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज रिटर्न डाउन वैल्यू. कैरिंग अमाउंट और रिटर्न डाउन वैल्यू, ये हमारी कैरिंग या रिटर्न डाउन वैल्यू अमाउंट आ जाएगा. अब पॉइंट क्या है, इस कैरिंग अमाउंट का मतलब है कि आज की डेट में इस एसेट की वैल्यू क्या है. कैरिंग अमाउंट का मतलब होता है कि आज की डेट में इस एसेट की वैल्यू क्या है, दैट इज़ कॉल्ड कैरिंग अमाउंट. तो इस कैरिंग अमाउंट को हम कंपेयर करते हैं, वी कंपेयर इट विद द सेल प्राइस और एक्सचेंज प्राइस से. वी कंपेयर दिस विद द सेल प्राइस और एक्सचेंज प्राइस. तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. जैसे किसी एसेट का कैरिंग अमाउंट मेरा आ रहा था $10,000, मतलब कैरिंग अमाउंट मतलब जो उसकी कॉस्ट थी, उस कॉस्ट में से मैंने सारी डेप्रिसिएशन आज तक की माइनस कर दी. वो सारी वैल्यू माइनस करने के बाद जो आज की डेट में उसका कैरिंग अमाउंट है, कैरिंग अमाउंट ऑन डेट ऑफ सेल. किस डेट का कैरिंग अमाउंट? ऑन डेट ऑफ सेल. जिस दिन हम एसेट को सेल या एक्सचेंज कर रहे हैं उस डेट का उसका कैरिंग अमाउंट क्या है, हम उसकी बात कर रहे हैं. ठीक है, तो ऑन दी डेट ऑफ सेल जो भी इसका कैरिंग अमाउंट है, तो पार्ट नंबर ए एक एसेट था, उसका कैरिंग अमाउंट हमारा है 10,000. ठीक है, अब 10,000 इज द कैरिंग अमाउंट, और मैंने इस एसेट को सेल या एक्सचेंज किया है $12,000 में. आज की डेट में बुक वैल्यू कितनी है?
10,000 और मैंने उसको सेल कितने का किया है या एक्सचेंज कितने का किया है 12,000. दैट मीन्स मुझे जो 2,000 का डिफरेंस आ रहा है $2,000 दैट विल बी माई प्रॉफिट. तो व्हेन कैरिंग अमाउंट इज़ लेस देन द सेल अमाउंट, सो वो हमारा क्या हो जाता है प्रॉफिट. व्हेन कैरिंग अमाउंट इज़ लेस देन द सेल अमाउंट, तो वो क्या हो जाता है हमारा प्रॉफिट. सेम वे अगर मैं केस नंबर बी बोलूँ कि मेरा जो कैरिंग अमाउंट है इट्स लेट्स से 10,000 और जो सेल वैल्यू है वो है 7,000. तो आज की डेट में उसकी वैल्यू है 10,000 और आज की डेट में मैं सेल कर रहा हूँ उसको 7,000 में. दैट मीन्स जो 3,000 का मेरा डिफरेंस है इट विल बी कंसिडर्ड एज लॉस. ठीक है, तो एक हमारा होता है प्रॉफिट, एक हमारा होता है लॉस. तो इसका क्रक्स क्या बनता है, अगर कैरिंग अमाउंट सेल वैल्यू से कम है, सेल या एक्सचेंज वैल्यू से कम है तो हमारा प्रॉफिट होगा. अगर कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है सेल या एक्सचेंज वैल्यू से तो हमारा लॉस होगा. सिंपल गाइस, कुछ ऐसा नहीं है इसमें जो नहीं समझ आया. एक बार इसको पढ़ लेना अच्छे से. दिस पार्ट वी हैव ऑलरेडी डन इन चैप्टर नंबर 7. अब हम उसका सेकंड पार्ट करेंगे, आगे वाला पार्ट. ठीक है, तो गाइस यहाँ पे पॉज करके इसको एक दो बार देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ जाएगा. लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो ये चीज़ मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर प्रोसीड्स मतलब सेल प्राइस, प्रोसीड्स मीन्स सेल और एक्सचेंज. प्रोसीड्स मीन सेल और एक्सचेंज. ठीक है, सो अब बात आती है डिस्पोजल अकाउंट की और ये जर्नल एंट्रीज की. अभी जर्नल एंट्रीज में तुम्हें बताता हूँ. तो होता क्या है गाइस, हमने पिछले चैप्टर में वी हैव मेड एसेट अकाउंट एंड अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट. हमने एक एसेट अकाउंट बनाया था और एक अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया था, है ना. अब यहाँ पे चेंज क्या आएगा उस अकाउंट में, बाकी सारा अकाउंट विल रिमेन सेम, एवरीथिंग विल रिमेन सेम. चेंज क्या आएगा, हम यहाँ लिखेंगे डिस्पोजल कॉस्ट प्राइस ऑफ या कॉस्ट ऑफ एसेट सोल्ड. जो भी एसेट मैंने सेल किया है गाइस, एक चीज़ याद रखना, पुरानी जितनी भी वैल्यू है, बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस कैरिड डाउन, परचेज, एवरीथिंग रिमेन सेम. सिर्फ फ़र्क क्या आता है, हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्पोजल कॉस्ट ऑफ एसेट सोल्ड. जो भी एसेट हमने सेल किया है उस एसेट की जो कॉस्ट है, तुम्हें याद होगा मैंने बताया था जब हम एसेट अकाउंट बनाते हैं ये एसेट एट कॉस्ट होता है. डेप्रीसिएशन हम इस अकाउंट में से माइनस नहीं करते, वो अलग से अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन में दिखाते हैं. तुम्हें पिछले चैप्टर से ये बात आई होप याद होगी. तो डिस्पोजल अकाउंट में मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा जो भी मेरा कॉस्ट ऑफ एसेट सोल्ड था वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा डिस्पोजल अकाउंट, एंड यहाँ पे लिख दूंगा डिस्पोजल, और यहाँ जो वैल्यू आएगी दैट विल बी डेप्रीसिएशन ऑन एसेट सोल्ड. जो भी एसेट मैंने सेल किया है, उस एसेट पे आज तक जितनी भी डेप्रीसिएशन लगी है वो डेप्रीसिएशन मैं एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन से निकाल दूंगा. ठीक है गाइस, रेस्ट एवरीथिंग रिमेन सेम. फ़र्क क्या पड़ेगा, जो भी एसेट मैंने सेल किया है उसकी टोटल जो कॉस्ट थी वो मैं एसेट अकाउंट से माइनस कर दूंगा, हटा दूंगा मतलब, और जितनी उस पर आज तक टोटल डेप्रीसिएशन लगी थी तो यहाँ पे आई शुड राइट टोटल डेप्रीसिएशन ऑन एसेट सोल्ड, वो मैं अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन से माइनस कर दूंगा. एंड आई विल मेक अ न्यू अकाउंट डिस्पोजल अकाउंट अब डिस्पोजल अकाउंट में क्या क्या आएगा, डिस्पोजल अकाउंट में सबसे पहले हमारा लेफ्ट साइड में आ जाएगा एसेट. ये वाली जो वैल्यू थी दिस वैल्यू विल कम हेयर, एसेट यानी कॉस्ट ऑफ
एसेट सोल्ड, जो मैंने एसेट सेल किया है उसकी कॉस्ट यहाँ पे आ जाएगी। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहाँ पे आ जाएगी, ये वाली वैल्यू, दैट इज टोटल डेप्रिसिएशन ऑन एसेट सोल्ड। ये मैं लिंक करके अलग से इसलिए लिख रहा हूँ कि इन केस अगर तुम्हें क्वेश्चन में सिर्फ डिस्पोजल अकाउंट बनाना है तो सीधा सीधा तुम यहाँ पे वैल्यू लिख सकते हो, एसेट अकाउंट एंड अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। गाइज यहाँ तक आई होप सबको समझ आ गया हो। 2 मिनट पॉज करके इसको या रिवाइंड करके एक बार देख लो। अब मैं बताता हूँ आगे। आगे क्या होगा, डिस्पोजल अकाउंट में और क्या क्या चीज़ें आएंगी। राइट साइड में वी विल राइट प्रोसीड। प्रोसीड मीन्स सेल वैल्यू या एक्सचेंज वैल्यू, जितने का उसको सेल किया है या उसके एक्सचेंज का हमें जो बेनिफिट मिल रहा है वो वैल्यू मैं यहाँ पे लिखूँगा। ठीक है, प्रोसीड्स मतलब या तो सेल वैल्यू या एक्सचेंज करके जो मुझे बेनिफिट मिल रहा है वो मैं यहाँ पे लिखूँगा। ठीक है, अगर मुझे लॉस ऑन सेल हो रहा है, लॉस कैसे निकलेगा, कैरिंग अमाउंट इज़ मोर देन दी प्रोसीड, कैरिंग अमाउंट इज़ मोर देन प्रोसीड। तो अगर मेरा लॉस है तो आई विल राइट लॉस ऑन द राइट साइड एज लॉस ऑन सेल और एक्सचेंज, लॉस ऑन सेल और एक्सचेंज वो मैं राइट साइड में लिख दूंगा। और अगर प्रॉफिट ऑन सेल है तो आई विल राइट लेफ्ट साइड में, दैट इज प्रॉफिट ऑन सेल और एक्सचेंज, ये मैं लेफ्ट साइड पे लिख दूंगा अगर मेरे को प्रॉफिट है। और इस अकाउंट का जो टोटल है दैट विल ऑलवेज मैच। इसको 11 से 12 से या 11 से लिंक मत करना गाइस, जो भी इंडिया में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उधर कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट था, इधर कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ वी मेक अ डिस्पोजल अकाउंट कि एसेट में से हमने हटा दिया जो एसेट हमारा सेल हुआ है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में से हमने हटा दिया जो उस एसेट पे आज तक डेप्रिसिएशन लगी है, देन जितना मेरी सेल वैल्यू है वो मैंने यहाँ लिख दी। अगर प्रॉफिट है तो लेफ्ट साइड लिख दूंगा, लॉस है तो राइट साइड। ठीक है गाइस, तो 2 मिनट लगा के 3 मिनट लगा के इस अकाउंट को समझो। ठीक है, पॉज कर लो यहाँ पे, यू कैन अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। अब मैं बताता हूँ तुम्हें इसकी जर्नल एंट्रीज। अब अगर एग्जाम में जर्नल एंट्रीज आती है तो दिस इज़ वेरी इजी। सबसे पहली मेरी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, सीधा सीधा मैं यहीं से लिंक करा रहा हूँ, तुम्हें एसेट नहीं बता रहा, समझ आ जाएगा। पहली एंट्री विल बी डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू एसेट, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू एसेट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू डिस्पोजल। बेसिकली जर्नल का रूल क्या होता है, लेजर से कोई भी मैं अगर XYZ लेजर बना रहा हूँ और मैंने यहाँ पे लिखा है ABC, रूल इज़ दिस अकाउंट डेबिट टू दिस अकाउंट, एक जर्नल एंट्री होती है हमारी ये, और जो भी हमारी लेफ्ट साइड पे चीज़ें आती हैं दिस अकाउंट डेबिट टू दिस अकाउंट। दिस इज़ हाउ वी डू जर्नल एंट्रीज, राइट वाला सा अकाउंट और अकाउंट से लेफ्ट साइड। तो मैंने यहाँ पे क्या क्या एंट्रीज करी हैं, पहली एंट्री मैंने करी है डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, देन एसेट अकाउंट डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू डिस्पोजल। तो इस एंट्री के साथ साथ यही इसका सेकंड इफेक्ट है, डिस्पोजल अकाउंट में ये एंट्री हो गई। देन ये मेरी एंट्री हो जाएगी प्रोसीड अकाउंट डेबिट, अगर तो मेरा प्रॉफिट है देन द एंट्री विल बी प्रोसीड डेबिट प्रोसीड, डेबिट प्रोसीड, क्रेडिट डिस्पोजल, क्रेडिट प्रॉफिट ऑन सेल। अगर तो प्रॉफिट है तो आई विल डू दिस एंट्री डेबिट प्रोसीड, क्रेडिट डिस्पोजल, क्रेडिट प्रॉफिट। और अगर मेरा लॉस है देन द एंट्री विल बी डेबिट प्रोसीड, डेबिट लॉस ऑन सेल एंड क्रेडिट डिस्पोजल अकाउंट। तो एंट्री बेसिकली अगर तुम देखो यहाँ से भी बना सकते हो, प्रोसीड लॉस टू डिस्पोजल अगर लॉस हो रहा है, और अगर प्रॉफिट है तो प्रोसीड टू डिस्पोजल टू प्रॉफिट ऑन सेल। ऐसे भी कर सकते हो, सिंपल जो मैंने एंट्रीज बताई है यू कैन लर्न लाइक दिस। ये एंट्री यहाँ से भी डायरेक्टली लर्न कर सकते हो।
तो 5, 10, 15 मिनट लगा के इसको समझो अच्छे से। इस चैप्टर में मेन कॉन्सेप्ट जो है वो यही है, वैल्यू निकालना, किस प्राइस पे सेल करा है, और अकाउंट्स बनाना, एंड नथिंग एल्स। एक बार ये चीज़ होगी तो ये चैप्टर बहुत ईजी है। ठीक है गाइज, नाउ इट्स द टाइम टू डू सम इलस्ट्रेशन। ये एंट्रीज मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुका हूँ। यहाँ पे अच्छा एक चीज़ जो मैंने थोड़ी सी आई थिंक यहाँ पे प्रोसीड्स की जगह वी विल राइट कैश। प्रोसीड का मतलब वही होता है कितना कैश आया, तो प्रोसीड्स मीन्स कैश। ये डिस्पोजल अकाउंट है, मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुका हूँ। अब करते हैं हम टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग नंबर 1। तो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है? Percy threw up runs a landscape gardening business. On 1st February 2012, he purchased a sit-on lawn mower costing $3,000. That means जो purchase price है, मैं डेट भी लिखता हूँ, डेट particular amount। तो 1st February 12 को मैंने जो परचेज़ करा है, आई हैव परचेज्ड फॉर $3,000। ही डेप्रीशिएट्स इट एट 10% स्ट्रेट लाइन ऑन अ मंथली बेसिस। मतलब जो कैलकुलेशन होती है डेप्रीशिएशन की, दैट इज़ ऑन मंथली बेसिस। अ फ्यू ईयर्स लेटर ही डिसाइड टू रिप्लेस इट with which has an enclosed cabin for when it rains. He sells the lawn mover to an old friend, Alan Titchmark, for $2,000 on 31st July 2015. That means 31st July को उसने ये लैंड, ये जो लिया था लॉन मूवर, ये उसको $2,000 में सेल कर दिया। तो फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू कैलकुलेट इज़, हमें ये देखना पड़ेगा कि इस डेट तक 31st जुलाई 2015 तक उस पर टोटल डेप्रीसिएशन कितनी लगी है। टिल 31st जुलाई 2015 टोटल डेप्रीसिएशन कितनी लगी है। तो हमने परचेज़ किया था 1st February 2012। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू सी कि हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या है। तो फाइनेंशियल ईयर हम जो फॉलो कर रहे हैं दैट इज़ 31st December 2015 तक। दैट मीन्स 1st January to 31st December। तो पहला साल मेरा ख़त्म होगा 31st December 2012 को। यहाँ पे मैं कैलकुलेट करूँगा इस पे डेप्रीसिएशन, स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो डेप्रीसिएशन पर ईयर विल बी 3000 इंटू 10%, दैट इज़ 300। तो डेप्रीसिएशन हो जाएगी 300 इंटू 11 डिवाइड बाई 12। क्योंकि मैंने 1st February को परचेज़ करा है, दैट्स वाई जो मेरी डेप्रीसिएशन होगी वो भी प्रोरेट हो जाएगी नंबर ऑफ मंथ्स। सो 300 इंटू 11 डिवाइड बाई 12, सो यहाँ पे मेरी डेप्रीसिएशन होगी 275। देन 31st December 2013, इस पे भी डेप्रीसिएशन लगेगी, यहाँ तो पूरी लगेगी, पूरा साल था। 31st December 14 को डेप्रीसिएशन लगेगी पूरी 300। देन 31st December अब हमारा ये सेल कब हुआ है? ऑन 31st July 2015। दैट मीन्स 31st July 15 तक की लगेगी डेप्रीसिएशन। तो Jan, Feb, March, April, May, June, July, सो यानी 300 इंटू 7 डिवाइड बाई 12। तो 300 इंटू 7 डिवाइड बाई 12 दैट इज़ 175। तो यहाँ पे होगी 175 डेप्रीसिएशन। ठीक है गाइस, ये मैंने कैलकुलेट कर ली डेप्रीसिएशन टिल डेट ऑफ सेल। सो यानी अगर मैं तुम्हें बताऊँ मेरा कैरिंग अमाउंट ऑन डेट ऑफ सेल क्या होगा, सो कैरिंग अमाउंट ऑफ डेट ऑफ सेल विल बी, माइनस कर लेते हैं, वैल्यूज देख लेते हैं। सो दिस विल बी 3000 माइनस 275 माइनस 300 माइनस 300 माइनस 175, सो दैट इज़ 1950।
सो आज की डेट में जो उस एसेट का कैरिंग अमाउंट है दैट इज़ 1950 ऑन द डेट ऑफ सेल। और कितने का सेल किया है मैंने? 2000 का। सेल वैल्यू इज इक्वल टू 2000। तो सिंपल सी बात है, आज की डेट में उसकी वैल्यू है 1950 और मैंने सेल किया है 2000 का। दैट मीन्स मेरा प्रॉफिट हो गया है $50 का। कितने का प्रॉफिट हो गया है? $50। ठीक है। तो हाउ मच इज चार्ज इन पर्सी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन रिस्पेक्ट ऑफ एसेट। तो इस साल 31 दिसंबर 2015 में हम क्या क्या चार्ज करेंगे? एक तो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे इस साल की। इस पूरे साल में डेप्रिसिएशन इतनी लगी है लास्ट ईयर में, सो दैट इज़ 175 डेप्रिसिएशन। और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट $50। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट इज $50। ठीक है गाइस, समझ आ गया सबको ये पॉइंट? अब एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ इसका। तो गाइस माय आंसर इज़ राइट। मैंने पीछे से चेक कर लिया, ये आंसर इज़ एब्सोल्युटली राइट। ठीक है। अब अगर मैं तुम्हें पूछूं कि इसकी जर्नल एंट्रीज क्या होगी, व्हाट विल बी दी जर्नल एंट्रीज, मैं तुम्हें एक बार बता देता हूँ। अब जर्नल एंट्रीज क्या होगी? सबसे पहले होता है कॉस्ट ऑफ एसेट सोल्ड। दिस वाज द कॉस्ट ऑफ एसेट $3000। तो जर्नल एंट्री विल बी डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट, ये क्या थी? मशीन। सो 3000 की मेरी एक तो मैंने मशीन निकाली। अब अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, सो डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट डिस्पोजल, आज तक जो इस पे डेप्रिसिएशन लगी है। सो दिस इज़ द टोटल डेप्रिसिएशन जो मैंने आज तक लगाई है। सो 3366 और 39, सो दिस इज़ 1050। ये आज तक उस पर डेप्रिसिएशन लगी है, तो एक एंट्री मेरी ये होगी। ठीक है। देन अब इस एसेट को मैंने सेल कितने का किया? 2000। तो डेबिट कैश क्रेडिट डिस्पोजल क्रेडिट प्रॉफिट। 2000 मेरे पास अमाउंट आया, डिस्पोजल में गया था, जो बैलेंस मेरा बचा था दैट इज़ कैरिंग अमाउंट 1950 और प्रॉफिट हुआ मेरा 50 का। अब अगर मैं इसका अकाउंट तुम्हें बना के दिखाऊं, सो डिस्पोजल अकाउंट ऐसे बनेगा। डिस्पोजल अकाउंट, एसेट में से मैंने निकाले थे 3000, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इस पे थी 1050, प्रोसीड मेरे थे 2000 के, प्रॉफिट ऑन सेल था 50। अब इसका टोटल कर लेते हैं। देखो मैंने बताया था कि टोटल विल ऑलवेज मैच। सो 3050। दिस इज़ हाउ वी मेक अ डिस्पोजल अकाउंट एंड जर्नल एंट्रीज एंड कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एंड प्रॉफिट या लॉस। ठीक है गाइज, किसी को कोई भी डाउट हो तो दे कैन कमेंट एंड कमेंट्स में मैं इसको क्लियर कर दूंगा। अदरवाइज आई एम शेयरिंग अ लिंक ऑफ अ व्हाट्सएप ग्रुप फॉर स्पेशली फॉर F3 इन द डिस्क्रिप्शन। तो वहाँ पे यू कैन ज्वाइन द ग्रुप एंड यू कैन डिस्कस वट एवर थिंग यू नीड टू नो अबाउट दिस चैप्टर। और भी चीज़ें जो भी तुम्हारे माइंड में है तुम डिस्कस कर सकते हो उस ग्रुप पे। बहुत सारे बच्चे हैं वो अपने डाउट्स क्लियर करते हैं। जिन बच्चों को आता है या तो वो भी आंसर दे देते हैं, अदरवाइज आई एम हेयर टू गिव दी आंसर्स। ठीक है गाइस, अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है डिस्पोजल थ्रू अ पार्ट एक्सचेंज एग्रीमेंट। डिस्पोजल थ्रू अ पार्ट एक्सचेंज एग्रीमेंट। पार्ट एक्सचेंज एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? पार्ट एक्सचेंज एग्रीमेंट का मतलब होता है, जैसे तुम्हारे पास एक मशीन थी, मशीन 1, ठीक है, उसकी जो तुम्हारी आज की डेट में कैरिंग अमाउंट है, या चलो मैं और प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ, बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। तुम्हारे पास है कार और उसकी जो करंट वैल्यू है, करंट वैल्यू मीन्स कैरिंग अमाउंट दैट इज़ लेट्स से 3 लाख। 3 लाख उस कार की तुम्हारा कैरिंग अमाउंट है आज की डेट में। अब तुम शोरूम गए, शोरूम वालों को तुमने बोला कि आई वांट टू बाय अ न्यू कार। उन्होंने बोला ठीक है सर, आपकी ये कार जो है वो एक्सचेंज हो जाएगी
और एक्सचेंज जो आपको बोनस मिलेगा वो मिलेगा 2,70,000 का, मतलब 2,70,000 का हम आपको एक्सचेंज दे देंगे और बाकी जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट होगा यू हैव टू पे फॉर दी कार। तो मुझे ये देखना है, सिर्फ जो मुझे देखना है कि कार मेरे को कितनी पड़ रही थी आज की डेट में और कितने की मैंने उसको एक्सचेंज किया। तो आज की डेट में उसकी वैल्यू थी 3,000, एक्सचेंज हुआ है 270 का, तो एक तरह से तुम्हारा क्या हो गया, लॉस 30,000 का। सो दिस इज़ वेरी लॉजिकल क्वेश्चन। ऐसे ही लॉजिकल क्वेश्चन इस पार्ट एक्सचेंज में है और कुछ नहीं है। बाकी रेस्ट एवरीथिंग रिमेन सेम, जर्नल एंट्रीज जो भी पुरानी है दैट रिमेन्स द सेम। ठीक है, तो यहाँ पे अब जैसे इन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है, अब जैसे इसका कुछ नहीं है, ये तो नया जो मैंने एसेट परचेज़ किया है ये वो आ जाएगा। अब तुम्हें याद होगा जब हम डिस्पोजल अकाउंट बनाते हैं, डिस्पोजल अकाउंट में मैं यहाँ लिखता हूँ प्रोसीड सेल प्राइस। अब अगर मैंने सेल ना करके दूसरा एसेट परचेज़ किया है तो मैं यहाँ डेबिट कर दूंगा न्यू एसेट। यहाँ पे मैं क्या डेबिट कर दूंगा, न्यू एसेट, नए एसेट का नाम। ठीक है, तो मेरी जो जर्नल एंट्री हो जाएगी, टोटल जर्नल एंट्री विल बी न्यू एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश। एक तो जो मैंने, अच्छा मैं थोड़ा इंडियन अकॉर्डिंग में चला गया, सो डेबिट न्यू एसेट क्रेडिट कैश कि जो मैंने कैश पे करा था, और डेबिट न्यू एसेट क्रेडिट डिस्पोजल। अगर प्रॉफिट हुआ है तो मैं यहाँ लिख दूंगा क्रेडिट प्रॉफिट ऑन सेल या प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज, और अगर लॉस हुआ है तो डेबिट लॉस ऑन एक्सचेंज। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा एक्सचेंज वैल्यू, हमें किस एक्सचेंज वैल्यू पे वो एसेट मिल रहा है। जैसे 2,70,000 था तो 2,70,000 इज़ दी एक्सचेंज वैल्यू। डिस्पोजल पे हमारा आ जाएगा, जैसे वहाँ था 3 लाख, तो मेरा लॉस हो जाएगा 30,000 का। ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मेन तुम्हें याद रखने के जर्नल एंट्री वुड बी दिस। क्लियर है गाइस? ठीक है, चलो अब इसका क्वेश्चन करते हैं। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग टू Bindi Bobbin runs a business altering and repairing clothes. When she started business on 1st January 2012, she bought a Stupa Stitch 2 swing machine for 2,500. She depreciated the swing machine using a straight line method of 20% per annum. She charges full year depreciation at the time of acquisition and none in the year of disposal. मतलब परचेज के टाइम पे पूरी डेप्रिसिएशन चार्ज करती है वो, और डिस्पोजल के टाइम पे उस साल में कोई भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करती। The business has now grown such that she needs a faster machine and she will upgrade to Stupa Stitch 5 during December 2015. That means December 2015 में उसने नई मशीन परचेज करनी है Stupa Stitch 5. The Stupa Stitch salesman has offered a part exchange deal as follows कि part exchange जो हमने Stupa Stitch जो पुरानी वाली हमारी थी उसके अगेंस्ट जो हमें बेनिफिट मिलेगा वो मिलेगा 750 का, मतलब जो हमारा एक्सचेंज वैल्यू है दैट इज 750, और बैलेंस टू बी पेड इन कैश इज 4850, और बाकी जो नई मशीन के लिए बैलेंस देना है दैट इज 4850। अब यहाँ पे सेम चीज़ हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, दो चीज़ें, डेप्रिसिएशन टिल डेट ऑफ सेल एंड कैरिंग अमाउंट टिल डेट ऑफ सेल। तो यहाँ पे सेम अपना वो चार्ट बना लेते हैं, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। सो 1 जनवरी 12 को परचेज करी है स्टूपा स्टिच फॉर 2500, और इसमें हमारा ईयर कब ख़त्म होता है, 31 दिसंबर, यानी 1 जनवरी से हमारा ईयर स्टार्ट होता है, यानी पहला साल ख़त्म होगा 31 दिसंबर 12। तो यहाँ लगेगी डेप्रिसिएशन, तो 20% ऑफ 2500 इज़ 500, तो 500 इज़ माई डेप्रिसिएशन, पहले साल लगी। 31 दिसंबर 13 को मैं डेप्रिसिएशन लगाऊंगा 500। सेल कब हुई है,
31 दिसंबर 15, तो 31 दिसंबर 14 को मैं कैलकुलेट करूँगा डेप्रिसिएशन 500। अब गाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, 31 दिसंबर 15 की डेप्रिसिएशन 500 मैं कैलकुलेट नहीं करूँगा, क्योंकि क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है शी चार्ज फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन। जिस साल एसेट परचेज किया उस साल तो पूरी डेप्रिसिएशन लगेगी, और जिस साल हमने बेचा उस साल कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं लगेगी। तो मैंने सिंपल क्या किया यहाँ पे, मैंने उस साल जिस साल हमने बेचा, दैट मीन्स इन 2015, मैंने कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं लगाई। तो यानी कैरिंग अमाउंट ऑन डेट ऑफ सेल कितना मुझे मिला, 2500 माइनस 1500, दैट इज़ 1000। आज की डेट में उसका कैरिंग अमाउंट कितना है, 1000। आगे एक्सचेंज वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, 750। एक्सचेंज वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, 750। दैट मीन्स हमारा तो लॉस हो गया 250 का, तो लॉस ऑन एक्सचेंज हमारा कितना हो गया, $250। $250 का हमारा क्या हो गया, लॉस ऑन एक्सचेंज। समझ आएगा इस? तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, मैं तुम्हें जर्नल एंट्री बताता हूँ। तो पहली जर्नल एंट्री मैं सिर्फ इन दोनों की बता रहा हूँ। पहली जर्नल एंट्री विल बी, या चलो मैं सारी जर्नल एंट्रीज कराता हूँ, या नहीं वो तुम अकाउंट से करोगे, मैं तुम्हें सिर्फ इस सेल की एंट्री बता रहा हूँ। तो पहली एंट्री तो तुम्हारी हो जाएगी डेबिट न्यू मशीन, जो भी स्टूपा स्टिच 5 है, 4850, क्रेडिट कैश 4850, कि नई मशीन के लिए मैंने इतना तो कैश दिया था। सेकेंड एंट्री विल बी डेबिट न्यू मशीन, एक्सचेंज वैल्यू मुझे क्या मिली थी, 750, क्रेडिट डिस्पोजल, आज की डेट में उसका कैरिंग अमाउंट कितना था, 1000, दैट इज़ 1000, और डेबिट मेरा हो जाएगा लॉस ऑन एक्सचेंज 250 मेरा हो जाएगा लॉस ऑन एक्सचेंज। और अगर डिस्पोजल अकाउंट बनाने की बात आती है, फटाफट से बना लेते हैं। डिस्पोजल अकाउंट, तो डेप्रीसिएशन जो थी हमारी, पहली बात तो जो कॉस्ट ऑफ एसेट सोल्ड थी दैट वाज 2500, टोटल डेप्रीसिएशन जो आज तक लगी हुई थी उस पर दैट इज़ 1500। इसके बदले हमें कितना अमाउंट मिला, प्रोसीड कितना है हमारे पास, 750, तो यहाँ पे हमारा हो गया लॉस 250, एंड दिस टोटल विल मैच 2500 एंड 2500। आई होप गाइस सबको ये पॉइंट समझ आ गया हो। कोई डाउट हो, अगेन आई एम सेइंग देयर इज़ अ ग्रुप, तो तुम ज्वाइन करके वहाँ पे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। मेन जो है इस चैप्टर में वो यही है, आगे 2 कॉन्सेप्ट्स आते हैं, बस मुझे वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर करने और कुछ भी नहीं है उनमें। मेन जो कॉन्सेप्ट है वो यही है। अब आगे आते हैं गाइस, अब आते हैं रीवैल्यूएशन ऑफ अ नॉन करंट एसेट। रीवैल्यूएशन ऑफ अ नॉन करंट एसेट। अब रीवैल्यूएशन ऑफ नॉन करंट एसेट का मतलब क्या होता है, सिंपल है, मैं तुम्हें ज़्यादा डिटेल में नहीं कराऊंगा, कोई फ़ायदा नहीं है, हमें सिंपल सिर्फ इसका मतलब समझना है और इसकी एंट्रीज देखनी है क्या होती है। जैसे तुमने एक मशीन परचेज़ की थी, अरे यू हैव परचेज्ड अ मशीन फॉर $1,00,000, ठीक है। आज तक उस पे जो डेप्रिसिएशन लगी है दैट इज़ अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टिल डेट जो उस पे लगी हुई है, लेट्स से 40,000, आज तक उस पे डेप्रिसिएशन लगी है 40,000 की। तो जो उसका कैरिंग अमाउंट आ रहा है तुम्हारे पास, कैरिंग अमाउंट तुम्हारा आ रहा है 60,000, ठीक है। ये तो है एक नॉर्मल चीज़। अब हुआ क्या कि उस मशीन की डिमांड बहुत ज़्यादा होगी मार्केट में, उस मशीन की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई मार्केट में। यहाँ पे रीवैल्यूएशन में जो तुम्हारे क्वेश्चंस हैं वो वैल्यू बढ़ने वाले हैं, वैल्यू कम होने वाले क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है। तो हुआ क्या कि तुम्हारे इस एसेट की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई मार्केट में। कैसे हो सकता है कोई मशीन ऐसी हो जो बाद में बननी बंद हो गई हो, या
वॉट एवर रीज़न कैन बी। तो आज की डेट में जो इसकी करंट वैल्यू है, करंट मार्केट वैल्यू जो है दैट इज़ लेट्स से 2 लाख। आज की डेट में इसकी करंट मार्केट वैल्यू कितनी है? 2 लाख। दैट मीन्स तुम्हें अपनी बुक्स में इसको 2 लाख से लिखना है। वैल्यू आज की डेट में इसकी 2 लाख है, तो तुम चाहते हो अपनी बुक्स में कि वैसे तो नॉर्मली हम एसेट्स को बुक वैल्यू कॉस्ट पे लिखते हैं, लेकिन नाउ यू वांट टू रीवैल्यू द एसेट और इसको रीवैल्यूड फिगर पे तुम लिखोगे एंड द रीवैल्यूड फिगर इज़ 2 लाख। अब इसका इफ़ेक्ट क्या होगा? सो तुम देखो, आज का इसका कैरिंग अमाउंट कितना था? 60, और आज इसकी वैल्यू कितनी है? 2 लाख। दैट मीन्स जो तुम्हें रीवैल्यू करनी है वो 1,40,000 से तुम्हें रीवैल्यू करनी है। 1,40,000 से तुमने एसेट को रीवैल्यू करना है ना? 1,40,000 से एसेट को रीवैल्यू करना है। तो इसका सिंपल सा रूल क्या होता है? बहुत सिंपल सा रूल, 1,40,000 में से फर्स्टली तुम अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चार्ज जो थी वो डिडक्ट करोगे। मतलब जो भी तुम्हें रीवैल्यू करनी है कैरिंग अमाउंट से लेके करंट अमाउंट तक, तो जितना भी तुम्हारा डिफरेंस आएगा सबसे पहले तुम क्या यूज़ करोगे? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इसके बाद जो बैलेंस वैल्यू बचेगी, बैलेंस जो वैल्यू बचेगी वो तुम यूज़ करोगे मशीन के अंदर, वो तुम यूज़ करोगे मशीन में से। तो सिंपल इसका क्रक्स क्या है, इसका लॉजिक क्या है, मैं तुम्हें बता देता हूँ, नॉट डिफ़िकल्ट। सिंपल क्रक्स क्या है, हमें ये चीज़ देखनी है अपनी जर्नल एंट्री से। तो रीवैल्यू कितने से हो रही है? 1,40,000। हमारी जर्नल एंट्री होगी डेबिट मशीन अकाउंट, डेबिट accumulated depreciation account, credit revaluation account। तो revaluation का मेरे को प्रॉफिट कितना था? 1,40,000। तो आउट ऑफ 140 डेप्रिसिएशन मैंने टोटल कितनी चार्ज की हुई थी? उस पर 40,000। तो 40,000 डेप्रिसिएशन में यहाँ लिख दूंगा। जो बैलेंस बचेगा वो आई विल राइट इन फ्रंट ऑफ मशीन, बैलेंस आई विल राइट इन फ्रंट ऑफ मशीन। तो डेबिट मशीन, मशीन की वैल्यू मैंने 1 लाख से बढ़ा दी, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे मैं बुक्स में लिखता हूँ और कॉस्ट उसकी पहले कितनी थी? 1 लाख। सो 2 लाख उसकी कॉस्ट होगी। जितनी डेप्रीसिएशन मैंने उस पर आज तक चार्ज की थी वो मैंने रिवर्स कर दी, और अल्टीमेट मेरे को जो वैल्यू बेनिफिट हुआ दैट इज़ 1,40,000। अब अगर मैं बोलूँ कि मैंने कोई लैंड परचेज़ की थी, अब लैंड पे आज तक कभी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो लगी नहीं होगी, क्योंकि लैंड तो डेप्रिशिएट होता ही नहीं है। तो अगर लैंड रीवैल्यू होगी तो सिंपल एंट्री विल बी डेबिट लैंड, क्रेडिट रीवैल्यूएशन, क्योंकि लैंड पे आज तक कोई भी डेप्रिसिएशन लगती ही नहीं, लैंड पे कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं लगती, तो हम डेप्रिसिएशन को रिवर्स भी नहीं करेंगे। दिस विल बी द सिंपल एंट्री, और कुछ नहीं है गाइस इस पॉइंट पे। जब भी हम एसेट को रीवैल्यू करते हैं तो कैरिंग अमाउंट से हम कंपेयर करते हैं करंट मार्केट वैल्यू। जो भी डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस में से पहले हम डेप्रिसिएशन वाली वैल्यू हटा देंगे, और वो जो वैल्यू बचेगी रिमेनिंग उसको हम मशीन में से यूज़ कर लेंगे। सो डेबिट मशीन, डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, क्रेडिट रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन में तुम्हारा डिफरेंस जो 140 था वो आ जाएगा 140। डेप्रिसिएशन जो उसकी आज तक लगी थी 40 वो तुमने रिवर्स कर दी, और बाकी जो बचा हुआ था वो तुमने मशीन अकाउंट के आगे लिख दिया। वेरी सिंपल, कुछ भी मुश्किल नहीं है। सीधा इसका क्वेश्चन करते हैं गाइस, थ्योरी तुम पढ़ लेना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, वैनगार्ड ओन्स अ लैंड विच ओरिजिनली कॉस्ट एज 250, नो डेप्रिसिएशन हैज़ बीन चार्ज। मैंने बताया था लैंड पे कोई भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होती। आज की उसकी वैल्यू है, वैनगार्ड विशेज टू रीवैल्यू द लैंड टू रिफ्लेक्ट इट्स करंट मार्केट वैल्यू विच इज़ 350। तो दैट मीन्स हमारा फ़ायदा कितना हो गया? 250 माइनस 350 इज़ 1 लाख। तो डेबिट लैंड, क्रेडिट रीवैल्यूएशन सरप्लस, इसको रीवैल्यूएशन सरप्लस बोलते हैं, मैंने खाली रीवैल्यूएशन लिखा था, दिस इज कॉल्ड रीवैल्यूएशन सरप्लस। तो सीधा हमारी एंट्री हो जाएगी। ये देखो
बस। अब आता है इलस्ट्रेशन नंबर 2। Hamstrung runs a kilt making business in Scotland, has run business for many years from a building which originally cost at 3 lakh on which accumulated depreciation was 1 lakh। तो जो कॉस्ट ऑफ एसेट मेरी थी 3 लाख की, उस पर आज तक जो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लगी है वो लगी है 1 लाख की। तो जो मेरा कैरिंग अमाउंट आया है, सी एज कैरिंग अमाउंट विच इज़ 2 लाख। 2 लाख क्या आ गया मेरा कैरिंग अमाउंट। Hamstring wishes to revalue the building to 750 और रीवैल्यूड फिगर कितनी है उसकी 7,50,000। तो अगर मैं डिफरेंस निकालूँ, डिफरेंस कितना आ रहा है 550, तो एंट्री कर दूंगा डेबिट बिजनेस या सॉरी डेबिट बिल्डिंग, डेबिट accumulated depreciation, क्रेडिट रीवैल्यूएशन सरप्लस। तो रीवैल्यूएशन सरप्लस कितनी मेरी वैल्यू बढ़ रही है टोटल 550। आज तक एसेट पे कितनी डेप्रिसिएशन लगी थी 1 लाख की, तो वही 1 लाख मैं यहाँ से माइनस कर दूंगा 1 लाख, और बैलेंस मेरा कितना रह गया 4,50,000। सो दिस विल बी माई जर्नल एंट्री, डेबिट बिल्डिंग, डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, क्रेडिट रीवैल्यूएशन सरप्लस। ठीक है गाइस, यही देखो इन्होंने एंट्री करी होगी, डेबिट नॉन करंट एसेट, डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, क्रेडिट रीवैल्यूएशन सरप्लस, बस। और गाइस उसके बाद जब हम एसेट अकाउंट बनाते हैं तो एसेट अकाउंट बैलेंस और यहाँ पे रीवैल्यूएशन सरप्लस उतना आएगा, तुम्हें याद होगा लेजर वाला रूल, नाम वो आएगा जो अकाउंट की ऑपोजिट है, अमाउंट वो आएगा जो अकाउंट के आगे है। तो हम जब बिल्डिंग अकाउंट बनाते हैं तो बिल्डिंग अकाउंट में दिस विल कम हेयर, रीवैल्यूएशन अमाउंट जो बिल्डिंग के आगे है 4,50,000। ये चीज़ तुम्हारी लेजर चैप्टर में से क्लियर हो जाएगी। तो बिल्डिंग अकाउंट में हम 4,50,000 इस साइड दिखा देंगे बाय द रूल ऑफ जर्नल एंड लेजर। ठीक है गाइस, आई होप यहाँ तक सबको समझ आ गया हो। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारी ओपनिंग थी इतनी, सारी की सारी हमने रिवर्स कर दी, तो रीवैल्यूएशन सरप्लस हमारा लेफ्ट साइड आ जाएगा और ये रीवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट बनाया हुआ है। नॉट अ वेरी बिग डील, एक बार देख लेना, बहुत ही सिंपल है, तुम्हें सब कुछ ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ भी तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। नॉन डेप्रिसिएबल एसेट लाइक लैंड, तो उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, डेप्रिसिएबल एसेट पे ये फ़र्क पड़ता है। सेम वही चीज़ है जो मैंने बताई है, कुछ भी चेंज नहीं है। ये गाइस तुम्हारा होमवर्क है, इसको कर लेना। इसके बाद गाइस हमारा टॉपिक आता है डेप्रिसिएशन एंड डिस्पोजल ऑन रीवैल्यूड एसेट। अब जो एसेट हमने रीवैल्यू किया था उस पे हम डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इट्स वेरी 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 सिंपल। हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन will be calculated on revalued figure। जो डेप्रिसिएशन है वो हम किस पे कैलकुलेट करेंगे, वी विल कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन ऑन रीवैल्यूड फिगर। रीवैल्यूड फिगर पे हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। और सेकेंड चीज़ हम क्या करेंगे, एक्सेस डेप्रिसिएशन, excess depreciation charged on revalued figure। excess depreciation जो भी हम चार्ज करेंगे ऑन रीवैल्यूड फिगर, उसकी हम एक एंट्री कर देंगे डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस, क्रेडिट रिटेन्ड अर्निंग, जो भी हमने एक्सेस डेप्रिसिएशन चार्ज की है रीवैल्यूड फिगर पे। इसका लॉजिक क्या है गाइस, देखो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है कि जो हमने पैसे दिए हुए हैं एसेट के लिए, हर साल जो उसकी वैल्यू गिर रही है, तो वो जो मेरा पैसे का लॉस हो रहा है, तो उस लॉस को मैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस में लिखता हूँ कि मैंने एक एसेट 1 लाख का परचेज़ किया था,
1 साल में उसकी वैल्यू 10,000 गिर गई, तो 10,000 का मेरा एक तरह से लॉस हो रहा है, तो उस लॉस को मैं प्रॉफिट एंड लॉस में लिखता हूँ। लेकिन अगर वो एसेट मैंने रीवैल्यू कर दिया, रीवैल्यू करते टाइम मुझे कोई प्रॉफिट तो हुआ नहीं है, रीवैल्यूड करते टाइम मैंने कुछ कैश तो दिया ही नहीं है ना। 1 लाख की चीज़ अगर 1 करोड़ की हो गई है तो 99 लाख के ऊपर मैंने कोई कैश तो दिया नहीं है। लेकिन जो मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूँगा वो तो 1 करोड़ पे ही होगी। अब 1 करोड़ पे जब मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूँगा, एक्चुअली मेरी जेब से कैश कितना गया हुआ है, सिर्फ 1 लाख। तो लॉजिक क्या है, 1 करोड़ में से जितना एक्सेस है 1 लाख से ऊपर यानी 99 लाख पे जो भी डेप्रिसिएशन मैंने चार्ज की होगी उसको एक तरह से मैं रिवर्स कर दूंगा, रीवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग, एक तरह से मैं उसको इनकम दिखा दूंगा। वो जब मैं एंट्री करता हूँ डेप्रिसिएशन की, सो डेबिट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये मैं पूरी 1 करोड़ पे दिखा दूंगा और 99 लाख पे मैं ये एंट्री रिवर्स कर दूंगा कि यार ये एक्चुअली में मेरा लॉस नहीं है क्योंकि मैंने इतना कैश नहीं दिया था। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन करते हैं गाइस, सीधा सीधा क्वेश्चन करते हैं। Esoteric owns a retail unit in Central Springfield. It bought the property 25 years ago for 1 lakh, depreciating it over 50 years on straight line basis. That means 1 लाख का उसने एसेट परचेज किया था, लाइफ है उसकी 50 years, so that means 2000 depreciation is charged each year. 25 साल पहले, अब 25 साल पहले उसने उस एसेट को परचेज़ किया था, तो 2000 इंटू 25 यानी 50,000 उस पर आज तक की डेप्रिसिएशन लगी होगी। तो कॉस्ट मेरी थी उसकी 1 लाख, आज तक पे जो डेप्रिसिएशन लगी है 25 ईयर्स की, दैट इज़ 50,000। तो मेरा जो कैरिंग अमाउंट आ गया वो भी 50,000 आ गया। आगे, एट द स्टार्ट ऑफ 2016 कंपनी डिसाइड्स टू रीवैल्यू द यूनिट टू 8 लाख, दैट मीन्स 8 लाख पे उन्होंने सोचा कि इसको रीवैल्यू कर देते हैं। द यूनिट हैज़ रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 25 ईयर्स at the date of revaluation. The company policy is to make annual transfer of excess depreciation between revaluation surplus. तो बेसिकली सबसे पहले तो हम एंट्री करेंगे रीवैल्यूएशन की, तो हमारी एंट्री होगी डेबिट एसेट, डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, क्रेडिट रीवैल्यूएशन सरप्लस। तो इन दोनों का डिफरेंस आता है 7,50,000। डेप्रिसिएशन मैंने लगाई थी 50,000 की, तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरी 7 लाख। सिंपल, खत्म। अब आज की डेट में एसेट की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज़ द वैल्यू टुडे, 8 लाख, और इसकी लाइफ कितनी है, रिमेनिंग लाइफ कितनी है, 25 ईयर्स। तो 8 लाख डिवाइड बाय 25 जब मैं करता हूँ तो दिस इज़, जस्ट 1 सेकेंड गाइज, मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। सो दिस इज 32,000 depreciation will be charged each year. 32,000 depreciation will be charged each year. अब ध्यान से देखो, तो डेप्रिसिएशन क्या मैं लगाऊंगा, डेबिट डेप्रिसिएशन क्रेडिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 32,000, ये मैंने उसके बाद जब मैंने एसेट परचेज़ किया था उस साल की डेप्रिसिएशन लगा दी। अब डेप्रिसिएशन लगाने के बाद पहले हर साल डेप्रिसिएशन में कितनी लगाता था, 2,000 एक्चुअली जो मैंने परचेज़ किया था उस पर, और आज मैं लगा रहा हूँ 32,000। दैट मीन्स मैं 30,000 डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा हूँ जिसके लिए मैंने कोई एक्सपेंस नहीं करा हुआ, तो वो मैं रिवर्स कर दूंगा। तो रीवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट डेबिट 30,000 क्रेडिट रिटेन्ड अर्निंग 30,000, दिस विल बी माई जर्नल एंट्री। तो मेरी टोटल जो जर्नल एंट्री होंगी वो ये 3 जर्नल एंट्री होंगी, 1, 2 एंड 3। आई होप गाइस सबको ये समझ आ गई हो अच्छे से। कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना तुम ग्रुप में डाल के, ठीक है गाइस, क्लियर है गाइस। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज डिस्पोजल ऑफ अ रीवैल्यूड एसेट। अगर हमने किसी एसेट को
परचेज़ किया था, देन उसको रीवैल्यू किया था, और रीवैल्यू करने के बाद हम उसको सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पे भी लॉजिक हमारा क्या होगा, जो भी हमारी रीवैल्यूड फिगर होती है दैट इज़ कंसिडर्ड एज हमारा कैरिंग अमाउंट। जो भी हमारी रीवैल्यूड फिगर होती है, रीवैल्यूड फिगर माइनस डेप्रीसिएशन चार्ज, जितनी भी रीवैल्यूड फिगर पे हमने डेप्रीसिएशन चार्ज की है वो वैल्यू माइनस करने के बाद, सॉरी मैं गलत बोल गया था, जो भी हमारी वैल्यू आएगी दिस इज़ कॉल्ड दी कैरिंग अमाउंट। मतलब एक तरह से कुछ फ़र्क नहीं है, सेम चीज़ है जो हमने पहले पढ़ी थी कि जो भी नॉर्मली हम कॉस्ट लेते थे, अब कॉस्ट की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगी रीवैल्यूड फिगर, और रीवैल्यूड फिगर पे जो टोटल हमने डेप्रिसिएशन चार्ज की है वो माइनस करके हमारा आ जाएगा कैरिंग अमाउंट। उसके बाद वी विल कंपेयर इट विद द सेल वैल्यू, तो हमारा या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, या तो हमारा प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो ये तो हमारा है सिंपल कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा है। बट जो चीज़ हमने जैसे डेप्रीसिएशन ऑन रीवैल्यूड फिगर में करी थी कि हमारा जो एक तरह से अगर हम लॉस बोल रहे हैं प्रॉफिट बोल रहे हैं, वी हैव टू सी के रीवैल्यूएशन में हमने ऑलरेडी कितने पैसे एक्स्ट्रा बढ़ाए हुए हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारी सेम एंट्री हो जाएगी रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। इसमें हम कौन सी वैल्यू लिखेंगे, टोटल रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। टोटल रीवैल्यूएशन प्रॉफिट मतलब जैसे पहले मैंने बताया था ये वाला, आज की बुक्स का क्या कैरिंग अमाउंट है और किस वैल्यू पे मैं उसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो जो भी मेरा डिफरेंस आएगा दैट इज़ कॉल्ड दी रीवैल्यूएशन सरप्लस। तो टोटल रीवैल्यूएशन सरप्लस जो ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट किया हुआ था माइनस reversed at the time of depreciation। जितना मैंने रीवैल्यूएशन सरप्लस चार्ज किया था स्टार्टिंग में जब एसेट को रीवैल्यू किया था, और जब मैंने रीवैल्यूएशन सरप्लस जब हमने डेप्रीसिएशन कैलकुलेट की थी आफ्टर रीवैल्यूएशन, जैसे ये कुछ साल हैं, यहाँ पे मैंने एसेट को रीवैल्यू किया, तो यहाँ से यहाँ तक की जो मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज की थी इस पे मैंने बताया था एक्सेस रीवैल्यूएशन को मैं रिवर्स करता हूँ, एक्सेस रीवैल्यूएशन को मैं रिवर्स करता हूँ। तो वो रीवैल्यूएशन इसमें से माइनस करके जो भी मेरी वैल्यू बचेगी, या आई थिंक इसमें इनको माइनस नहीं करते, इन्होंने क्वेश्चन इस टाइप का कोई कराया नहीं हुआ, तो तुम अभी यही लेके चलो, इसको छोड़ दो अभी कॉन्सेप्ट को। तो टोटल रीवैल्यूएशन सरप्लस जो तुमने पहले लगाया था उसको तुम यहाँ से हटा के रिवर्स कर दोगे कि एसेट जा चुका है, ये जो सारे के सारे मैंने बेनिफिट दिखाया था, अपना एसेट की वैल्यू बढ़ गई थी, वो अब ख़त्म हो चुका है, ठीक है। बाकी एवरीथिंग रिमेन्स सेम। तो ये गाइस एक बार तुम्हारा होमवर्क है, ये पढ़ लेना, दिस इज़ योर होमवर्क, इसको कर लेना। ये पूरी थ्योरी है गाइस, इसको एक एक बार पढ़ लेना, कुछ नहीं है, जस्ट गिव इट अ प्लेन रीड। और ये बताया हुआ है मूवमेंट स्केड्यूल के एसेट को हम कैसे लिखते हैं। जैसे सबसे पहले हम लिखेंगे उसकी कॉस्ट क्या थी ब्रॉड फॉरवर्ड आज की, कितनी उसमें हमने एडिशन करी है, ऐड हो जाएगा, कितनी रीवैल्यूएशन करी है, माइनस कितना हमने डिस्पोजल में भेज दिया, और ये हमेशा होता है एट कॉस्ट, दिस इज़ एट कॉस्ट। सेम वे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, आज तक कितनी डेप्रिसिएशन लगी थी, इस साल और कितनी डेप्रिसिएशन लगी, कितनी हमने रीवैल्यूएशन में डाल दी, भेज दी रीवैल्यूएशन में रिवर्स कर दी, कितनी हमने एसेट जो सेल करे थे उससे रिलेटेड डेप्रिसिएशन जो डिस्पोजल में ट्रांसफ़र की थी, तो आज की डेट में डेप्रिसिएशन इतनी रह गई। तो कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट हमारा क्या होगा, दिस वैल्यू आज का, अरे ये क्या होगा, दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू, इन दोनों को जब मैं माइनस कर दूंगा कि आज की मेरी टोटल कॉस्ट माइनस टोटल डेप्रिसिएशन, वो आ जाएगा मेरा कैरिंग अमाउंट आज की डेट का, ठीक है। ये पुराना है, मतलब ओपनिंग ब्रॉड फॉरवर्ड, ओपनिंग डेप्रिसिएशन, इन दोनों को जब हम माइनस करते हैं दैट वैल्यू विल बी दिस वैल्यू। ये है क्लोजिंग।
एक्सक्यूज़ मी, एंड ये है ओपनिंग। ठीक है गाइज, और इसी के साथ ये चैप्टर तुम्हारा ख़त्म होता है। कुछ खास नहीं है, इसके क्वेश्चंस कर लेना। मोस्टली जो इस चैप्टर में से क्वेश्चन आते हैं दैट इज़ टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, एक्सक्यूज मी गाइज, या फिर अगर हमने रीवैल्यूएशन सरप्लस को जो रिवर्स करना है एट द टाइम ऑफ रीवैल्यूएशन, बस यही क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में से। मुश्किल चैप्टर नहीं है, तो इसके क्वेश्चंस करना गाइज। ग्रुप मैं ऑलरेडी आई टोल्ड यू, मैं डिस्क्रिप्शन में इस चैप्टर F3 का ग्रुप डाल रहा हूँ, तो जिस स्टूडेंट को वो ग्रुप ज्वाइन करना है वो कर सकता है, करके वहाँ पे जो भी डाउट्स वगैरह हैं वो पूछ सकते हैं, और मोस्टली स्टूडेंट्स या फिर मैं उसके बारे में डिस्कस ग्रुप में कर लूँगा। ठीक है गाइज, हैव अ गुड टाइम, टेक केयर, बाय।